तो आप सभी देख रहे हैं शिखर सम्मेलन। प्रकाश जावड़ेकर, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब एक अहम पड़ाव शिखर सम्मेलन का, क्योंकि अब एक खास पैनल होगा, 3 मेहमानों का एक खास पैनल जिनसे चर्चा की जाएगी तमाम ज्वलंत मुद्दों पर, कश्मीर से लेकर आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद से लेकर ट्रिपल तलाक तक। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 3 सालों में कितना बदला है भारत, इस बदलते भारत की बदलती तस्वीर और तकदीर पर बात करने के लिए एक खास पैनल होगा। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे इस पैनल में। हमारे साथ जुड़ेंगे मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी का बड़ा मुस्लिम चेहरा है, संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं। 1980 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तो इस लिहाज से समझा जाए तो एक लंबा 4 दशक के करीब का राजनीतिक अनुभव इनके पास है। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा सर आप अपने मंच पर आएं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं। और जी सर, हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं आपको गुजारिश करूंगा आप अपना आकर स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी सुमेरा। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें हमारे साथ किरण रिजिजू भी आएंगे, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। उनका इंतजार है। ओवर टू यू सुमेरा। शुक्रिया अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुख्तार अब्बास नकवी जी, जितेंद्र सिंह जी। सबसे पहले हम शुरुआत करें इस सेशन की और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो। हमारे साथ जो यहाँ मेहमान बैठे हैं उनके सवाल लें। उससे पहले मैं मुख्तार अब्बास नकवी जी आपसे भी और जितेंद्र जी आपसे भी चाहूँगी आप 2-2 मिनट लें और हमें बताएं आपकी अभी तक की उपलब्धियां क्या, क्योंकि हम 3 साल नरेंद्र मोदी सरकार इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उपलब्धियों की बात हो रही है। उसके बाद सवालों का सिलसिला भी शुरू होगा, लेकिन पहले आप अपनी उपलब्धियां 2-2 मिनट में सर, पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी आप और उसके बाद जितेंद्र जी आप। देखिए, जब 3 सालों का हम लेखा जोखा दे रहे हैं तो हमें इस बात का संतोष भी है और इस बात का गर्व भी है कि जो सबसे बड़ी चुनौती जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दी, तो जो सबसे बड़ी चुनौती थी उस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी भ्रष्टाचार। उस समय जो घोटाले थे, भ्रष्टाचार था, जनधन की लूट थी, वो चारों तरफ जो है वो फैली हुई थी और हर तरफ एक ही आवाज़ आती थी कि इस देश को भ्रष्टाचार से कब मुक्ति मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद जो सबसे बड़ा काम किया वो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी हुई। और आज हम जब 3 साल में अपना हिसाब किताब दे रहे हैं तो आज देश इस बात से संतुष्ट है कि आज देश में भ्रष्टाचार, घोटालों, जनधन की लूट का जो माहौल था वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद की जो प्रतिष्ठा, जो एक उस प्रधानमंत्री पद का जो एक गरिमा होती है, वो अगर आप देखें तो लगभग 40 दशकों के बाद, 4 दशकों के बाद आज फिर से एक बार देश इस बात को एहसास कर रहा है, इस बात को महसूस कर रहा है कि एक ऐसा देश को प्रधानमंत्री और एक ऐसी सरकार मिली है जो निर्णायक सरकार है, एक ईमानदार सरकार है और इकबाल की सरकार है। तो ये जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अभी तक केंद्र बिंदु में हमारे विकास के या केंद्र बिंदु में हमारे सरकार के कामकाज के गरीबों का जो है वो नारा रहता था। गरीबी जो है वो एक राजनीतिक जो है शगुफे रहते थे, लेकिन वो केंद्र बिंदु नहीं होते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान को केंद्र बिंदु बना करके और किस तरह से उन तक विकास की रोशनी पहुँचे, किस तरह से उन तक विकास का माहौल पैदा हो और किस तरह से उनको इस बात का एहसास हो कि वो इस देश की तरक्की के बराबर के हिस्सेदार, भागीदार हैं, वो एक बहुत बड़ा सफ़र तय हुआ है। और इसलिए एक देश में सुशासन का माहौल, विकास का माहौल और समावेशी विकास का माहौल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। और हम मानते हैं कि आज देश में जो विकास और विश्वास का माहौल है वो अभी, ये तो 3 साल जो है वो अभी बहुत जल्दी है। अभी तो हमें जो है हो सकता है कि 20 सालों का भी हिसाब आपको देना पड़े, तो वो हम जो है वो देंगे और गर्व के साथ देंगे। लेकिन जो है वो इन 3 सालों में हम मानते हैं कि जनता ने जो हमें जनादेश दिया था, उस जनादेश को हमने ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ और लोगों के सरोकार से जुड़ा हुआ जनादेश बनाया और उसमें हम सफल हुए। जितेंद्र जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी 2 मिनट में।
मेरे ख्याल से जहां नकवी साहब ने बात छोड़ी है वहीं से अगर यदि आप शुरू करें तो 26 मई 2014 लगभग शाम 6 बजे जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक छोटी सी टोली ने शपथ ग्रहण करके ये पदभार संभाला था, तो मैंने उस समय भी लिखा था कि जैसे जैसे शाम ढलती गई और सायंकाल के साए लंबे होते गए और अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा और सूरज गरूब होने का वक्त हुआ, तो ऐसा लगा कि मानो यकायक सूर्यास्त के समय सूर्योदय हो गया। इट वॉज सनराइज एट सनसेट। इतनी जगमगाहट हो उठी दुनिया भर के टेलीविजन, मुझे लगता है कि कोई भी शपथ ग्रहण समारोह इतनी बड़ी संख्या में विश्व भर में कभी देखा नहीं गया था। लेकिन उसका एक सांकेतिक महत्व था, उसकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, कि दिस ऑल्सो मार्क्ड और हेरल्डेड द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म। जैसे नकवी साहब कह रहे थे कि उससे पहले निराशावाद का वातावरण था। यदि आप स्मरण करें आज से 4 वर्ष पहले तो किस प्रकार लोग उम्मीद खो बैठे थे, एक नई उम्मीद जागी, एक किरण उन्हें नजर आई। और शायद हमें शायद ये बात याद है या कुछ लोगों को याद होगी भी या नहीं भी हो शायद, कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद जो आरंभिक मोदी जी के वक्तव्य थे उसमें एक कहा था उन्होंने कि ये सरकार गरीब को समर्पित है। मुझे लगता है जब ये बात कही गई होगी तो बहुत ज़्यादा संजीदगी अथवा गंभीरता से सुनी नहीं गई होगी। यदि सुनी गई होगी तो रजिस्टर नहीं हुई होगी, इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ होगा, और यदि विश्वास हुआ होगा तो अभी तक शायद याद भी न रहा हो, क्योंकि इस प्रकार की सिनिसिज्म और मानसिकता बन चुकी थी 60-70 वर्ष में देश में कि जनता को भी लगता था कि राजनेता इस प्रकार की बातें कहते हैं, जनता सुन लेती है, फिर जनता ही भूल जाती है, राजनेता ही भूल जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ 3 years आई थिंक वी स्टैंड विंडिकेटेड, एक के बाद एक, क्योंकि आज आंकड़ों पर आधारित युग है, तर्क आधारित आर्ग्यूमेंट, एविडेंस बेस्ड एरा, कोई बात हवा में नहीं की जा सकती और ना ही कोई सुनने को तैयार होगा, क्योंकि आज भारत 2017 में 65% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है। वो तर्क के बिना माता पिता की बात भी नहीं सुनते। लेकिन यदि आप देखें श्रृंखलाबद्ध तरीके से, जन धन योजना, मुद्रा योजना, किसान बीमा योजना, सिंचाई योजना, स्टार्टअप इंडिया, नोट बदली, ये सब एक के बाद एक ऐसे निर्णय हैं जो गरीब को केंद्र बिंदु बना करके लिए गए, जो नौजवान को केंद्र बिंदु बना के लिए गए। और स्वाभाविक है, क्यों ना, क्योंकि नौजवान ही आज का नागरिक है, जब 65% से अधिक उसकी जनसंख्या है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो भी निर्णय लिए गए वो निष्ठा और साहस के लिए साथ लिए गए, करेज एंड ऑल्सो करेज, कन्विक्शन एंड करेज ऑफ कन्विक्शन। उसमें कभी कोई और स्वार्थ या कोई राजनीतिक सोच नहीं थी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण, जैसे मैंने कहा, बिना तर्क के कोई बात नहीं करेंगे। 8 नवंबर सायंकाल 8 बजे जब प्रधानमंत्री जी ने नोट बदली की घोषणा की है, तो आपने कभी ये सोचा कि 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में चुनाव सर पे था? कभी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसा करती है क्या? कोई ऐसा रिस्क लेता है क्या? बांग्लादेश की जंग के बाद जब इंदिरा जी 2/3 बहुमत से प्रधानमंत्री बनी थी और तत्कालीन वित्त मंत्री YB चौहान जी ने उनके आगे एक पेशकश रखी थी कि साहब समय समय पर बीच बीच में नोट बदली होनी चाहिए, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? कि चौहान साहब, आप नहीं चाहते कि हम फिर से प्रधानमंत्री बने, ये कांग्रेस फिर से सत्ता में आए? तो ये कैसे प्रधानमंत्री? क्योंकि आपको याद होगा एक बात और मोदी जी ने कही थी कि हम यहां सरकार चलाने नहीं आए हैं, देश चलाने आए हैं। निष्ठा के साथ, साहस के साथ, और निष्ठा के साथ, साहस के साथ वो काम करेंगे जो देश के हित में होगा, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति के हित में होगा। यदि वो हमारी ईमानदारी, हमारी सिंसेरिटी ऑफ पर्पस से मुतमईन है तो हमारा साथ देगा, यदि नहीं देगा तो उसकी किस्मत उसे मुबारक, उसे हमारी किस्मत हमें मुबारक। लेकिन देखिए उसका क्या नतीजा हुआ। भरपूर लोगों ने असुविधा झेल करके, ऐसे ऐसे दृश्य हमने देखे। इतने प्रदेशों में मेरा प्रवास रहा, उसके बाद महिलाएं अपनी चप्पल छोड़ जाती थी कतार में, कहती थी भाई साहब मैं बच्चे को स्कूल से लेकर के घर छोड़ करके आती हूं, लेकिन मेरी जगह कोई और खड़ा ना हो, मेरी चप्पल ही मेरी बारी है। क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा प्रधानमंत्री है जिसमें हम आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो ये रेस्टोरेशन ऑफ क्रेडिबिलिटी इन पॉलिटिकल लीडरशिप। नहीं तो आमतौर से ये माना जाता था कि साहब नेतागण तो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। और एक बार इस नोटबंदी के फैसले के बाद हम एक जगह कार्यक्रम कर रहे थे, तो एक साधारण व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूं माइक पर। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान में मुझे अपने ईमानदार होने पर गर्व महसूस हो रहा है। तो आई थिंक
ये जितने फैसले 3 वर्षों में हुए हैं, ये मात्र आर्थिक सशक्तिकरण अथवा सामाजिक सशक्तिकरण नहीं है। ये आम हिंदुस्तानी के स्वाभिमान, उसके आत्मसम्मान, उसकी खुददारी की बहाली है, जो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी थी। हमारे साथ इस बीच जितेंद्र जी और एक बात आपको जोड़ दूं, क्योंकि आपने किरण जी की बात की, तो इत्तेफाक से मुझे जिम्मेवारी किरण जी के क्षेत्र की दी गई है, पूर्वोत्तर की। तो चूंकि लंबा समय ना लेते हुए केवल 2 वाक्यों में समाप्त करूं कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र इतना तिरस्कृत हो चुका था, आपको शायद जान के हैरत होगी जब मैं कहूंगा कि पिछले साल मई के महीने में प्रधानमंत्री जी शिलांग पहुंचे हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक लेने, और ये 40 वर्ष के बाद कोई प्रधानमंत्री वहां गया। इससे पहले मोरारजी भाई गए थे, और मैंने स्वागत भाषण में कहा था कि शायद कुदरत को यह मंजूर था कि जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने तब तक यहां कोई कदम ना रखे। ऐसा इत्तेफाक हुआ। इतना तिरस्कार, इतनी अवहेलना उस क्षेत्र की 3 वर्षों के अंदर काया पलट हो गई। ऐसे ऐसे प्रदेश थे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, किरण जी का अपना प्रदेश, जहां लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी। 2 वर्षों के भीतर रेल का जाल बिछा दिया गया, और 1 साल के भीतर सिक्किम को छोड़ करके हर जगह डबल गॉज ट्रेन होगी। ईटानगर इन्हीं का प्रदेश, जहां हवाई अड्डा नहीं था, हवाई अड्डे का निर्माण चल रहा है। शिलांग में तो सब कुछ सिक्किम बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छे दिन आ गए। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ये हमारे श्रोता भी दर्शक भी कहेंगे, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं तर्क के आधार पर कह रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। कोई चाहे तो इसकी तस्दीक कर ले, लेकिन ऐसा समय, और जैसा ठीक कहा मुख्तार साहब ने कि 70 वर्ष की अवहेलना, तो मैं तो ये कहूंगा कि 70 वर्ष, 60, 65, 67 वर्ष के पापों का प्रायश्चित 3 वर्ष में करना कोई साधारण और आसान काम नहीं था। चलिए सर, अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। हमारे साथ किरण रिजिजू भी आ गए हैं, उसके बारे में भी अपने दर्शकों को बता दें, गृह राज्य मंत्री। लेकिन जितेंद्र जी, आप अभी बात कर रहे थे, कह रहे थे ऑप्टिमिज्म है, कॉन्फिडेंस है लोगों का, और पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म की तरफ आए हैं। पेसिमिस्ट माहौल था और अब बहुत आशावादी है माहौल। लेकिन हम कश्मीर की अगर बात करें, आप खुद उधम सिंह नगर से आते हैं, कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ लोगों को ये ऑप्टिमिज्म क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वहाँ पर क्यों सड़क पर पत्थर लेकर युवा सड़क पर आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो पीडीपी के साथ अलायंस किया आपने, वो एक नेचुरल अलायंस आपका नहीं है क्या? इस वजह से उनकी जो अभी तक अलगाववादियों को लेकर सोच रही है और उनकी जो पहल रही है और आपकी सरकार की जो सोच रही है, उसमें जो विरोधाभास है, क्या उसकी वजह से कश्मीर की समस्या बढ़ती जा रही है? नहीं, आपके प्रश्न के 2-3 भाग हैं, मैं उसको एक एक करके बता दूं। पहली बात, जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, यदि आप कश्मीर के पिछले 25-30 वर्ष के आतंकवाद का इतिहास का अध्ययन करें, जैसे मैंने कहा तर्क पर बात होनी चाहिए, तो ऐसे फेजेस आते रहे हैं। 2-4 महीने आतंकवाद बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा। मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। मैं तर्क पे बात करूंगा, उसके हटके नहीं करूंगा। ऐसा 2008 में भी हुआ, 2010 में भी हुआ, 2012 में भी हुआ, जब हम कहीं थे ही नहीं। बल्कि 2008 में तो एक ये नौबत आई कि अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ और तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से थे, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसी नौबत, माफ कीजिए, अभी नहीं आई। दूसरी बात कि अननेचुरल, मैं समझता हूं दिस वाज द मोस्ट नेचुरल अलायंस, क्योंकि किसी भी प्रजातंत्र में, किसी भी जमहूरियत में जो 2 लार्जेस्ट पार्टीज थी, बराबर बराबर मतों के साथ आई। ये जनता का कहना था। दिस मैंडेट वॉज डिक्टेटेड बाय द गवर्नमेंट, और प्रजातंत्र का यह तकाजा था कि जो सबसे बड़ी संख्या में 2 पार्टियां आई हैं, वो आपस में पहले सरकार बनाने का प्रयास करें। और जब ये ठीक है आपकी बात कि विचारधारा में अंतर है, और आज भी है, उसमें फर्क नहीं आ सकता। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है जम्मू कश्मीर की धरती पर, उसमें कोई समझौता नहीं। लेकिन इस गठबंधन का तकाजा निभाते हुए ये फैसला हुआ कि केवल और केवल विकास को केंद्र बिंदु बना करके एक गठबंधन निभाया जाएगा, और हमेशा जहां भी कोalition बनती है न्यूनतम कार्यक्रम होता है। अब तीसरी बात ये जो आपने पूछी कि पीडीपी और बीजेपी बन गई तो इसलिए स्वीकार नहीं हुई, मुझे बताइए कौन कह रहा है नहीं स्वीकार हुई? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है या कांग्रेस कहती है? क्योंकि वो स्वीकार नहीं हुए। जो लोग हार गए चुनाव में, वो कहते हैं हमें स्वीकार नहीं, और उनसे ये पूछिए कि इसका समाधान क्या है, तो समाधान ये है कि हम सत्ता छोड़ दें और उनको दे दीजिए। तो माफ कीजिए, ये हम उन्हें प्लेजर देने नहीं वाले। तो एक प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत बहुमत से चुनी हुई सरकार है, उसको आप चुनौती दे रहे हैं वो लोग जो हार चुके हैं। नहीं सर, लेकिन आप
आपका या बीजेपी का या केंद्र सरकार का अप्रोच जो पत्थर मार रहे हैं उनको लेकर क्या है कि उनके ऊपर हम सख्ती बरतेंगे? अगर आप पत्थर मार रहे हैं और आपको पाकिस्तान की तरफ से पैसा मिल रहा है और आप सड़क पर आकर हमारे सैनिकों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो हम सख्ती से निपटेंगे, लेकिन पीडीपी का क्या अप्रोच है उसको लेकर? पीडीपी अलगाववादियों को लेकर क्या अप्रोच रखती है? आपकी अलगाववादियों को लेकर क्या अप्रोच है? आप कहते हैं कि वो संविधान के दायरे में नहीं आते, हम उनसे बात नहीं करेंगे। आपकी चिंता उचित है, लेकिन मैं आश्वस्त कर दूं यहां बैठे सभी साहिबान को, जब तक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार केंद्र में है और जब तक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, आतंकवाद से ना कोई समझौता होगा, ना हुआ है, ना आगे होगा। और बहुत जल्द आप देखेंगे, और राजनीतिक व्यवस्था कोई भी क्यों ना हो, बिटवीन दी लाइंस आप मेरी बात सुन लीजिए, राजनीतिक व्यवस्था कोई भी क्यों ना हो, आतंकवाद पर भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार कभी समझौता नहीं करेगी। हां, साथ ही साथ एक बात जो वहां पर एक उत्साहवर्धक है कि आम जो युवा है वो पत्थरबाजी के हक में नहीं है। और कश्मीर में भी अब 65% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है। वहां का युवा भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बनकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास यात्रा चल रही है, आप कह रहे हैं कि कोई समझौता, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने उसके बाद भी कुछ कहा। मैंने युवाओं की बात की जिनकी पत्थरबाजी की बात करी। ये वो युवा हैं जिनको या तो गुमराह किया जा रहा है या पैसे दे करके, और उसका दो आपको मैं तर्क दूंगा। पहली बात यह कि आम युवा, और मेरी बात नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, वो चाहता है कि भारत की मुख्य यात्रा का हिस्सा बनके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो अद्भुत लाभ देश के बाकी युवाओं को नसीब हो रहे हैं उससे वंचित ना हो। अगर ऐसा नहीं होता, सुन लीजिए, अगर ऐसा नहीं होता, दो ही दिन पहले 700 पदों के लिए सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है और 68,000 बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां सड़क पर आए बिना खौफ बिना डर। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं का लाभ बाकी देश को, बच्चों को मिल रहा है, हमें मिले। साथ ही साथ वो भी ये भी समझ सकें, और उसमें आपके जैसे चैनल का भी योगदान है जिसको मैं स्वीकार करता हूं कि ग्लोबल नेटवर्क हो गया, रियल टाइम रिपोर्टिंग हो गई। मैंने तो ये भी कहा और वो समझने लगे कि जो लोग उन्हें पत्थरबाजी करने पर उकसाते हैं उन्होंने अपने बच्चों को तो बड़ा महफूज रख दिया, दिल्ली, बंगलौर, पुणे, विदेश, और यहां तक कि सरकारी नौकरियां भी उनके लिए तलब कर रहे हैं। लेकिन गरीब के बच्चे को पत्थरबाजी करने के लिए कह रहे हैं। ये सब सकारात्मक है, ये सब सकारात्मक है जो आप बातें रख रहे हैं। नहीं, ये दिन प्रतिदिन ये भावना बढ़ती जा रही है। वो बच्चा सोचने लग गया है कि यदि ये पत्थरबाजी या कुर्बानी देना इतना बड़ा काम था तो क्यों नहीं मिसाल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर हर नेता अपने घर से एक बच्चा भेजे पत्थरबाज बनने के लिए। बिल्कुल, अपने बच्चे को तो आईएएस करवाते हैं। लेकिन कश्मीर की नीति पर फिर और आगे भी बात होगी, लेकिन किरण रिजिजू भी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, पाकिस्तान की बात करें हम, और कश्मीर की बात हो रही है तो इसलिए पाकिस्तान की बात करें, और जिस तरह के हालात कश्मीर में और पाकिस्तान जिस तरह से हमला कर रहा है बार बार, और भारत की तरफ से भले ही जवाब दिया जाए, लेकिन कहा यह जाता था कि हम उनके 10 सर काट के लाएंगे अगर वो हमारा एक सर काट के ले जाएंगे, लेकिन वो तो काट कर ले गए। हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा वो एक बहुत बड़ा कदम था सरकार की तरफ से, लेकिन उसके अलावा और क्या किया है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए? कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन कहने के बाद वो देश के लिए अच्छा है या नहीं उसको देखना पड़ता है। ऐसे ही चुनाव में हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई चीज आता है तो उसका रिपरकशन क्या होता है। इसलिए हमने कह दिया, उसको एक्शन में कैसे लाना है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि सरकार में बैठने के बाद आप जब कोई कार्रवाई करते हैं आप उसको एक सीमित तक आपसे बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो बॉर्डर एरिया जाता हूं, मैं अपना फोर्सेस का बीच में रहता हूं। 70 साल में जितना मंत्री मिलाकर के भी नहीं गया, उससे ज्यादा मैं अकेला विजिट किया हूं सारा बॉर्डर। तो उसमें क्या कार्रवाई होता है वो चीज ना मीडिया को बता सकते हैं ना जनता को बता सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो जो 10 सर काट के लाएंगे वो चुनाव में जुमले की तरह इस्तेमाल होता है, वो नीति में हम उस तरह से नहीं कर सकते। नहीं, आप चीज समझना चाहिए, आप लोग चीज समझते नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते कि हम छाती ठोक के हम बोले कि हमने आज पाकिस्तान को हमने फायरिंग कर दिया, हमने प्रोवोक किया, हमने जाके मारा। डिप्लोमेसी में हम जब बोलते हैं कि हमको प्रोवोक किया गया तभी हमने अटैक किया, या हम जो भी किया हम जवाबी कार्रवाई किया है, कुछ चीज ऐसा होता है उसको समझना चाहिए। आप लोग देश के जितने लोग हैं आपके माध्यम से भी जो सुन रहे वो भी समझना चाहिए कि हम जितना कठोर कदम उठा रहे हैं कभी किसी सरकार ने नहीं उठाया है। और हम
आप आज भी हमारा फोर्सेस कमांडर के पास जाकर के आप बात कीजिए और बॉर्डर में हमारे जवानों का बात कीजिए कि कांग्रेस के समय में उनका क्या फ्रीडम था और हमारे समय में क्या फ्रीडम है। इसलिए मैंने कहा ना कि हम ये छाती ठोक के नहीं कहना चाहता है कि हमने क्या किया है। लेकिन आपके विपक्षी कांग्रेस पार्टी तो यही कहती है कि भाई हम जब थे यहाँ पर तो हम भी डिप्लोमेसी की बात करते थे, हम भी जो करते थे वो हम डिप्लोमेसी की डंका बात नहीं मैं नहीं कर पीटते रहा थे हूं। उसका। तो आप भी तो अब वही कह रहे हैं कि हम डंका नहीं पीट सकते, हम बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, कैसे पाकिस्तान को जवाब यही तो मैं बोलता हूं ना, आपको जाके वहां देखना चाहिए कि आज वहां कार्रवाई क्या हो रहा है। वो मंत्री के मुंह से वो सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। कार्रवाई क्या हो रहा है आप वहां जमीन में जाकर के बॉर्डर में देखिए हमने क्या किया है। देश की जनता तो नहीं जा सकती ना सब बॉर्डर पे, वो तो इस चैनल के इसलिए- माध्यम से ही सुनेंगे, आपके माध्यम से ही सुनेंगे देखिए, कि इसलिए कैसे मैं कहता हूं पाकिस्तान ना को कि जवाब दे रहे हैं। मैं यहां आम आदमी जैसे तो उस लैंग्वेज में तो बात नहीं कर सकता हूं ना कि हमारे जवानों ने क्या किया है। जी आप जब देखिए बहुत ये डिप्लोमेसी में कुछ चीजें को आप एक माप तोल करके बात करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वहां पे चुपचाप बैठा हुआ है। आप किसी भी बॉर्डर में जाके देखिए, मैं यहां ऐसे बात करके फिर उलझना नहीं चाहता हूं, फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहता हूं। अब चाइना बॉर्डर में जाके देखिए या म्यांमार बॉर्डर में देखिए, पाकिस्तान बॉर्डर में देखिए, 3 साल पहले का हालत और आज का हालत में आप खुद जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें फर्क क्या हुआ है। चलिए वैसे इसमें एक बात, इनकी बात में बात जी। जोड़ने में कह दूं मुख्तार अब्बास कि नकवी जी से चूंकि भी एक सवाल है। मेरे जी। संसदीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा सीमा से लगता है, आप वहां जाएं जैसे ये कह रहे हैं, तो सीमा पर रहने वाले लोग ये स्वयं अब कहते हैं कि गोलीबारी तो पहले भी होती थी, उल्लंघन पहले भी, लेकिन जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई निर्णायक अब देखने को मिली है ऐसी पहले देखने को नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि एबीपी न्यूज गया है बॉर्डर पर, हमने सैनिकों के साथ भी रात के समय भी पूरा समय बताया एलओसी पर कि वो किस तरह के हालात में काम करते हैं। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत लोग देखें कि वहां क्या हो रहा जोड़ना है। जी चाहता हूँ इसी इशू में। बहुत जो कुछ अभी किरण जी ने, अपने जितेंद्र जी ने कहा, मैं एक चीज़ उसमें जोड़ना चाहता हूँ। जो मोहल्ले में सबसे ज़्यादा बदमाश घर होता था या व्यक्ति होता था, उसके जो बड़े बुजुर्ग थे कहते थे कि इस आदमी को मारने से पहले इसका हुक्का पानी बंद कर दो, उस मोहल्ले का, उस समाज से। और उसके बाद वो आधा तो उसमें जो है वो डिमोलिश होता था, डिमोरलाइज होता था। आज जो है वो इन 3 सालों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद की सबसे ज़्यादा संरक्षण देने वाला देश और ज़मीन बन गया है। आज दुनिया में, पहले पाकिस्तान क्या करता था, उसको छींक भी आती थी तो लोग कहते थे साहब हिंदुस्तान की वजह से ये छींक आ गई, ये बीमारी हिंदुस्तान की वजह से हो गई। और उसके साथ कम से कम जो है 20-25 देश जो है, कुछ अरब कंट्रीज भी, कुछ हो सकता है अमेरिका भी, ब्रिटेन भी, और भी देश खड़े हो जाते थे। आज स्थिति ये हुई है कि हिंदुस्तान जो है वो इस बात में सफल हुआ है कि अब पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सबसे सुरक्षित शरणगाह बनी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके आतंकवादी या उसके वो लोग जो लोग कि भारत की सरहदों पर लगातार अपनी गतिविधियां कर रहे थे, उनको मारा, घुस करके मारा। और किसी भी देश ने आतंकवाद पाकिस्तान के साथ ना खड़ा हुआ और ना समर्थन किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हुआ है आज पूरी दुनिया के सामने। लेकिन पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने के साथ चाइना उसके साथ लगातार खड़ा है, 1 बेल्ट 1 रोड कॉरिडोर की बात वो कर रहे हैं। अब रशिया पर हमें दबाव बनाना पड़ रहा है कि वो हमारा समर्थन करे, जो हमारा सबसे पुराना एलाय रहा है वो भी चाइना के साथ जाता दिखाई दे रहा है। चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे आसपास अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। पूरे वर्ल्ड का जो इस्लामिक देशों का ऑर्गेनाइजेशन था, वो उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान रहा है जी। और आज कौन सा इस्लामिक देश जो है उसकी इस आतंकवादी हरकतों या इसकी इस तरह की शैतानी हरकतों के साथ है? कोई नहीं है सर। और जब आप इस्लामिक देशों की बात कर रहे हैं और आपके मंत्रालय की हम बात करें, तो एक मुद्दा जिस पर हर कोई आपका पक्ष सुनना चाहेगा वो है 3 तलाक का मुद्दा, जो कि कोर्ट में है। लेकिन उसको लेकर क्या सरकार कानून बनाने वाली है? देखिए, ये देश जो है वो सुधारों का देश रहा है, रिफॉर्म का देश रहा है। और इस देश में समय समय पर सुधार के लिए आंदोलन भी चले हैं, सुधार के लिए अभियान भी चले हैं। अगर आपको याद होगा, जब सती प्रथा की बात आती थी और सती प्रथा को लेकर के बहुत अभियान चला, आंदोलन चला, पूरे देश में चला, और उसमें तर्क भी लोगों ने दी, उसके पक्ष में भी तर्क आए लोगों के और उसके विपक्ष में भी आए। बहुत से लोगों ने कहा कि ये आस्था का विषय है, इस पर जो है वो किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सती प्रथा खत्म हुई, कानून भी बना। बाल विवाह को लेकर के भी बहुत अभियान चला, उस समय भी हुआ। ये तो बहुत पुरानी ये देश की परंपरा है, बाल विवाह कैसे खत्म हो सकता है, वो भी खत्म हुआ। देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलता।
और हमें खुशी इस बात की है कि मेरे देश में ट्रिपल तलाक को लेकर के बहुत सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा शुरू हुई है। कानून बनाएंगे अगर कोर्ट की बहुत तरफ से ऐसा सकारात्मक होता है। रचनात्मक चर्चा शुरू हुई है और उसमें पक्ष में भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, विपक्ष में भी कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो महिलाएं हैं, अगर आप उनकी आवाज़ देखें और उनकी आप बात सुने तो वो ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि ये जो सामाजिक कुरीति है और ये अंधविश्वास से भरी हुई जो बीमारी है उसका इलाज होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उस पर जो है अपना फैसला देने वाली है। वो फैसला देगी तो निश्चित तौर से विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सरकार आगे बढ़ेगी। सरकार का पक्ष अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये कि वो कानून बनाने के पक्ष में है, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा निर्देश मिलता है कि वो उसे स्ट्राइक डाउन करते हैं। लेकिन सर मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है ये कि मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का ये कहना है कि ये बैकडोर एंट्री आप ले रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो क्या उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जब लॉ कमीशन ने लोगों से जो है वो उस बारे में क्वेश्चन पूछे, रायशुमारी शुरू की और उसमें सभी समाज के सभी हिस्सों से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से, मुस्लिम समाज के भी लोगों से, तो लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार, अलग अलग सुझाव दिए। इसलिए जो है वो आम सहमति के साथ हम जो है वो लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी पर विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए आम सहमति के साथ किसी भी मुद्दे का समाधान हो सकता है और इसलिए जो है वो बैक डोर की हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो फ्रंट डोर की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फ्रंट डोर से आएंगे आप? उसमें आम सहमति बननी चाहिए और देश को हमने कहा कि देश जो है वो संविधान के दायरे में जो भी है वो होना चाहिए। और जहां तक यूनिफॉर्म की बात है, ये वो लोग अभी कहानी बना रहे हैं, ये वो लोग इस चीज को कह रहे हैं जो लोग ट्रिपल तलाक पर एक सुरक्षा कवच के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहते हैं कि किस तरह से ट्रिपल तलाक का मुद्दा पीछे हो। सर, आप कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कि संविधान के दायरे में जो होगा वो करेंगे। जब संविधान के दायरे की बात करते हैं तो जो देश में सड़कों पर हो रहा है, चाहे वो पहलू खान की बात हो, उसको लेकर आपने बयान दिया, उसके बाद काफ़ी सवाल उठे उसको लेकर, गौरक्षा के नाम पर या लव जिहाद के नाम पर, आप जिस मंत्रालय का प्रभार संभालते हैं, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, क्या आपकी तरफ से एक सख्ती से बयान नहीं आना चाहिए? सिर्फ आपकी तरफ से ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से भी क्या कोई सिर्फ एडवाइजरी जारी कर दी जाए, ये ना होकर कोई सख्त बयान आना चाहिए जो देश की सड़कों पर हो रहा है, गौरक्षा के मामला हो या लव जिहाद का मामला? देखिए, एक बात है, हमने जो कहा ना कि ये पहला मौका है बहुत वर्षों के बाद कि आप देश में एक निर्णायक सरकार और एक इकबाल वाला प्रधानमंत्री देख रहे हैं। इकबाल और इंसाफ का प्रधानमंत्री, इरादों का प्रधानमंत्री। तो इकबाल, इंसाफ और इरादों का जो प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री किसी बात को कह रहे हैं तो वो हमें अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है, वो हम सब उससे जुड़े हुए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने कहा कि साहब, मैं मानता हूँ कि एक भी अगर इस तरह की क्राइम हो रहा हो, कोई कम्युनल घटना हो रही हो, तो उसको हम किसी भी तरह से उसका जस्टिफिकेशन नहीं देते और बिल्कुल गलत है। लेकिन हम आपको केवल एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, इन 3 सालों में, और मैं अभी जितेंद्र जी कह रहे थे मैं तर्कों के साथ बात कर रहा हूं, तथ्यों के साथ, तो मैं तर्कों और तथ्यों के साथ कह रहा हूं कि इन 3 सालों में देश में कम्युनल दंगे, बड़े कम्युनल दंगे, उनका जो है वो ग्राफ बहुत नीचे आया है, बहुत ज़्यादा नीचे आया है। और अगर आप चाहें तो अगर आप 1 मिनट देंगे तो, क्योंकि मुझे मालूम था कि आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, और मैं आपको केवल 1 मिनट में बता दूं। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में भी थी और प्रदेश में भी थी, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 में जो दंगा हुआ अहमदाबाद में, उसमें 15,000 लोग मारे गए। 1964 में राउरकेला जमशेदपुर में हुआ, 2,000 लोग मारे गए। मुरादाबाद में हुआ, 2,600 लोग मारे गए। भागलपुर में हुआ, 2,500 लोग मारे गए। 1992 में मुंबई में हुआ, 2,500 लोग मारे गए। हैदराबाद में हुआ, लगभग 2,500 लोगों की मौत हुई। 1994 में भिवंडी में हुआ, जिसमें 1,000 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 1998 में जो है, 96 में जो है वो मेरठ में हुआ, मलियाना जो बहुत बड़ा, जहाँ पे लोगों को जिंदा जो है वो मार करके और तालाब में फेंक दिया गया था, वो 181 लोगों को मारा गया। ये जो है ये एक के बाद एक दंगे। अब मैं आपको बता दूं इन 5 सालों में क्या हुआ है, जो छुटफुट घटनाएं हुई उसको मैं जोड़ रहा हूं। 2004 में 644 घटनाएं हुई हैं, छोटी छोटी घटनाएं, क्योंकि 2014 में हम आए हैं बीच में, 14 में, तो उसमें 95 लोगों की मौतें हुई। अब आ जाइए 2015 में
सिर्फ 2 बड़े दंगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि लगभग 95 छुटपुट जो है वो क्रिमिनल दंगे थे, उसमें 16 लोगों की मौत हुई है। और 2016 में 14 दंगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें सिर्फ 18 लोगों की मौत हुई है। और ये कहाँ हुए हैं? ये पश्चिम बंगाल में हुआ है, ये बिहार में हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, और जो असम में अभी सरकार नहीं, उससे पहले सरकार है, वहां हुआ है। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि इसमें एक भी हो तो नहीं होना चाहिए, आधा भी दंगा हो नहीं होना चाहिए, और लेकिन किसी को पकड़ के मारे ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर जिन लोगों ने किया है वो क्रिमिनल है। और एक बात आप समझ लीजिए, क्या दिक्कत हुई है कि कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम सड़क पे कर रहा है, तो उसको कभी कह दिया जाएगा साहब ये गोरक्षक है, तो या कभी कह दिया जाएगा कि ये फला संगठन का है। तो ये क्रिमिनल है, और क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह जुड़ा मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि कोई भी अगर कर रहा है इस तरह की हरकत तो वो क्रिमिनल है। किरण रिजिजू जी, जब इस तरह का मामला होता है, जो गौरक्षक वाला मामला है, उसमें हम देख रहे हैं लगातार दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया जाता है। भले ही उनके पास सारे दस्तावेज हैं, सारे कागजात हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं और उनकी गलती है या नहीं है, जहां पर गलती है वहां दोनों पर दर्ज हो, मगर हर मामले में एक बैलेंस दिखाने की कोशिश की जाती है, दोनों पर केस दर्ज किया जाता है। बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लव जिहाद का मुद्दा खास तौर पर, क्या मॉब को आपने कानून हाथ में लेने का अधिकार दे दिया इस तरह से? संक्षेप में सर, समय भी खत्म हो रहा है हमारा। भारत सरकार का पक्ष जो है वो हमने पार्लियामेंट में भी बात को क्लियरली कहा, और राज्यों को जो हम अपनी तरफ से जो एडवाइजरी भेजे हैं वो भी क्लियर है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन हो जाते हैं। और मीडिया जो है अगर एक चीज़ को दिखाएंगे या सोशल मीडिया में एक चीज़ सर्कुलेट होंगे तो लोग वही देखते हैं, तो सोचते हैं कि हम लोग केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ से जो इतना सख्त निर्देश हमारे तरफ से गया है कि किसी भी नाम से, या आप गौ रक्षक बन के भी या कुछ बन के भी, आप किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कुछ व्यवस्था है, आप वहाँ में उस व्यवस्था के अंदर में रहिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए, सरकार को कंप्लेन कीजिए। अब अपने हाथ में काम को लेने का कोई अधिकार नहीं है। मामला होता है कालका जी में, दोनों पक्षों पर केस दर्ज होता है। राजस्थान का जो हुआ, हमने तुरंत रिपोर्ट मंगवाया। मैंने उस स्टेटमेंट को पार्लियामेंट का आखिरी दिन में मैंने फिर रखा और क्लियरली कहा कि किसका अरेस्ट हुआ, कितना दिन में अरेस्ट हुआ, कंपेंसेशन देने का भी व्यवस्था किया गया है। ऐसे नहीं, हमारे तरफ से पूरा कार्रवाई किया गया है, और लगातार हम हर स्टेट से हर दिन ब्रीफिंग लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं। 24 आवर हमारे पास व्यवस्था बनाया हुआ है गृह मंत्रालय में, पूरा व्यवस्था के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये साफ करना चाहता हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, और स्टेट में अगर रेस्पॉन्ड करने में कुछ समय लग गया या उसमें विलंब हुआ, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर में आप नहीं रख सकते। लेकिन अब तो ज्यादातर जगह बीजेपी की सरकार है, राज्य सरकारें भी तो अब आपकी है। उस हिसाब से आप कह सकते हैं जिम्मेदारी पार्टी। समय खत्म हो रहा है हमारा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी, एक संक्षेप में आपसे सवाल पूछा गया है, वो मैं जरूर आपसे लेना चाहूंगी। बात बात पर अब तुकबंदी करते हैं, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको? नहीं, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं तो इसमें एक ही बात अपनी कह के पूरा के पूरा जो इसका आपका सब्जेक्ट है वो उसका जो है वो मैसेज दे सकता हूँ कि दौर है संग आजमाई का, दौर है संग आजमाई का, और मैं आईना सजाता हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार। दौर है संग आजमाई का और मैं आईना सजाता हूँ, तुम हवाओं को हौसला बख्शो, मैं चिरागों की लौ बढ़ाता हूँ। और इसी के साथ आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे हमारे साथ होंगे लालू प्रसाद यादव। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।